Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about appointment of arbitrator और umpire. इसमें हम जो है कोर्ट की पावर जो है उसको डिस्कस करेंगे कि जब आर्बिट्रेटर या अंपायर को जो है वो अपॉइंट करना है और पार्टीज़ फेल हो जाती हैं उसे अपॉइंट करने में, या आर्बिट्रेटर अंपायर को अपॉइंट करने में फेल हो जाता है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है उसके पास क्या पावर होती है। तो ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मींस जो आर्बिट्रेशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मामला है ये बिल्कुल जो है सारा ही पार्टीज़ के दरमियान रहेगा। इसमें कोर्ट की इंटरवेंशन भी हो सकती है। दरअसल जो आर्बिट्रेटर या अंपायर जो अवार्ड ग्रांट करते हैं उसको जो लीगलाइज कराना होता है वो भी कोर्ट ही उसको लीगलाइज करती है। कोर्ट, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आर्बिट्रेशन है उसमें कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं होता। उसमें कोर्ट की पावर्स होती हैं कि वो अवार्ड जो कोर्ट में एट दी एंड अवार्ड जो है वो आना तो कोर्ट में ही है कि वो ठीक बना है या नहीं ठीक बना। तो कोर्ट ने चेक एंड बैलेंस तो रखना है कि अगर आर्बिट्रेशन में भी फैसला हो रहा है तो क्या किसी पार्टी का जो है वो राइट जो है वायलेट तो नहीं हो रहा, किसी ये जो है बाइस्ड जो है अवार्ड अगर ग्रांट किया गया तो ये बाइस्ड तो नहीं है, इम्पार्शली है, पार्शल तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो है कोर्ट की इंटरवेंशन के साथ ही जो है वो मुमकिन हो सकती हैं। और जो अवार्ड कोर्ट में आता है, कोर्ट ने उस अवार्ड को देखना होता है कि फ़ैसला जो है इसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का इसमें चेंज की ज़रूरत तो नहीं है। और अगर आर्बिट्रेटर या एम्पायर ठीक काम नहीं कर रहे और पार्टी से मामला नहीं संभाला जा रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मामला कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट आर्बिट्रेटर को या एम्पायर को रिमूव भी कर सकती है, उनकी अथॉरिटी को रिवोक भी कर सकती है, उनको अपॉइंट भी कर सकती है। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर पावर ऑफ द कोर्ट पढ़ेंगे कि कोर्ट के पास क्या पावर है आर्बिट्रेटर या एम्पायर को किन किन सूरत में जो है वो कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। पहली बात तो ये है, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के दरमियान हुआ है तब ही ये आर्बिट्रेशन वाला मामला चलेगा। ये बात हमेशा ज़हन में रखनी है कि ये आर्बिट्रेटर को तब ही उसके थ्रू जो है वो मामला अपना सॉल्व करवा सकती हैं पार्टीज़ जब उन्होंने पहले से ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में या सेपरेट जो है वो आर्बिट्रेशन का क्लॉज या तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया हो कि अगर हमारे दरमियान कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। और या तो उन्होंने एक अलग से ही एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉर्मुलेट किया हो कि अगर कल को हमारे दरमियान कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे ताकि वो हमारे दरमियान डिस्प्यूट का फ़ैसला कर सके। तो यहाँ पर अगर उनके दरमियान एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद है पार्टीज़ के दरमियान, लेकिन आर्बिट्रेटर या एम्पायर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे वो, या किसी भी वजह से, वो आगे हम वजूहात देखेंगे, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो आर्बिट्रेटर या एम्पायर को अपॉइंट कर सकती है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किन किन केसेस में अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो रेलिवेंट प्रोविजंस जो हैं उसकी क्या है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 12 है और सेक्शन 20 का सब सेक्शन 4 है। ठीक है, ये तीन जो है प्रोविजंस हैं जो इसके रेलिवेंट हैं। अब सबसे पहले हम सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जो है ना अपॉइंटमेंट देखते हैं कि सेक्शन 8 में कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी मौजूद हैं जिसमें कोर्ट के पास ये पावर हो सकती है कि वो आर्बिट्रेटर को या एम्पायर को अपॉइंट कर सके। तो सबसे पहले तो पार्टीज़ के दरमियान अगर एक एग्रीमेंट हुआ है किसका, आर्बिट्रेशन का, कि हमारे दरमियान इस सब्जेक्ट मैटर को लेके कल को डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। लेकिन अब आगे इन वजूहात की बिना पर, इन ग्राउंड्स की बेस पर कोर्ट के पास पावर चली जाएगी कि वो आर्बिट्रेटर को या अंपायर को अपॉइंट करें इंस्टेड ऑफ पार्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहला हक तो है पार्टीज़ का होता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा हो कि पार्टीज़ जो है वो आर्बिट्रेटर को मिलकर अपॉइंट करेंगी अपनी म्यूचुअल कंसेंट से। लेकिन अगर जो सारी पार्टीज़ हैं, मोर देन वन पार्टीज़ हैं, मोर देन 2 पार्टीज़ हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर सारी पार्टीज़ एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में एग्री नहीं कर पा रही, ठीक है, तो फिर क्या है, वो मामला कहाँ चला जाएगा, कोर्ट के पास चला जाएगा कि वो जो है वो करें, अपॉइंट करें आर्बिट्रेटर को। तो अगर यहाँ पर अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और एम्पायर जो है, अगर आर्बिट्रेटर यहाँ पर है तो यहाँ पर तो ये बात है ना कि पार्टीज़ ने सिरे से वो फेल हो गई हैं, वो कर ही नहीं सकी उसको अपॉइंट, तो कोर्ट के पास चली गई कोई एक पार्टी कि जी आप अपॉइंट करके दें हमें।
दूसरे पॉइंट में ये है कि आर्बिट्रेटर पहले से अपॉइंट तो था, लेकिन उसके बाद उसने जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू की हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं कि वो नेग्लेक्ट करता रहा है या रिफ्यूज़ करता रहा है टू एक्ट, कि मैं तुम लोग के दरमियान कोई जो है ना मैं ये काम नहीं करूँगा, आपको बार बार वो तंग कर रहा है या आपकी प्रोसीडिंग सही तरीके से लेकर नहीं चल रहा। या फिर जो है दूसरी कंडीशन क्या है, आर्बिट्रेटर या एम्पायर जो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये हम दोनों के से रिलेटेड ये पढ़ रहे हैं, आर्बिट्रेटर एम्पायर दोनों की जो है ना अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। या उन दोनों में से किसी की डेथ हो गई है तब जो है ये कोर्ट के पास पावर जाती है। उसके बाद जो है इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग, या उन दोनों में से आर्बिट्रेटर या एम्पायर जो है उनके पास उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्ट कर सके, किसी भी वजह से माजूर हो गए हैं या कोई भी रीज़न हो सकती है, या कोई किसी किस्म का मिसकंडक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो वैसे ही इनकेपेबल हो गए हैं कि वो आर्बिट्रेटर या एम्पायर के तौर पे एक्ट कर सकें, तब ये मामला जो है नई अपॉइंटमेंट जो होनी है उसकी तो वो कोर्ट के थ्रू होगी। ज़ाहिरी बात है कोर्ट पहले इन्हें रिमूव करेगी, उसके बाद जो है वो कोर्ट नया आर्बिट्रेटर या एम्पायर जो है वो अपॉइंट करेगी। अब अगर ये कंडीशंस होती हैं और पार्टीज़ या आर्बिट्रेटर जो है वो उसकी जगह कोई वैकेंसी सप्लाई नहीं करते, मींस उसको निकाल दिया है। ठीक है, वो आर्बिट्रेटर को पार्टीज़ ने निकाल दिया है और उसकी जगह किसी नए पर्सन ने आना था, वैकेंसी फिल करनी थी उसकी, और पार्टीज़ या आर्बिट्रेटर दोनों ही फेल हो गए हैं। ठीक है, मतलब पार्टीज़ हैं और आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना था तो पार्टीज़ फेल हो गई हैं, अंपायर को अपॉइंट करना था तो पार्टीज़ और आर्बिट्रेटर दोनों ही फेल हो गए हैं कि वो नहीं कर सके उसको अपॉइंट। तो ये मामला कहाँ चला जाएगा, कोर्ट के पास चला जाएगा कि वो आर्बिट्रेटर और अंपायर जो है किसी भी पर्सन को वो अपॉइंट कर सकें। थर्ड इसका हमारे पास कंडीशन क्या है या सिचुएशन क्या है कि पार्टीज़ और आर्बिट्रेटर्स रिक्वायर टू अपॉइंट अंपायर बट डू नॉट अपॉइंट, कि पार्टीज़ या आर्बिट्रेटर के लिए ये नेसेसरी था कि जो है ऐसे आप जो है वो किसी अंपायर को वो अपॉइंट कर सकें, लेकिन वो नहीं कर सके, तब भी ये अपॉइंटमेंट जो है अंपायर की ये किसके ज़िम्मे होगी, ये कोर्ट की पावर होगी कि वो कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जनरल रूल क्या पढ़ा है कि अगर कोई ऐसा मसला क्रिएट होता है तो पहले पार्टीज़ जो है उन्होंने अपॉइंट करना होता है। पार्टीज़ के पास इख्तियार होता है कि वो खुद से अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकें, और आर्बिट्रेटर के पास ये इख्तियार होता है कि वो अंपायर को अपॉइंट कर सके। लेकिन अगर किसी वजह से वो फेल हो जाती हैं तो फिर अल्टीमेटली मामला किसके पास जाता है, कोर्ट के पास जाता है। कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उसे अपॉइंट कर सके। ठीक है, अब ये सारी बातें जो है ये हो गई हैं, उसके बावजूद अब जो है मसला हल नहीं हो रहा, ये कंडीशंस या ये सिचुएशन या सरकमस्टांसेस पैदा हो गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, नोटिस कर किसी एक पार्टी ने इनमें से दूसरी पार्टी को या आर्बिट्रेटर को या उनको नोटिस भेजा है कि अपॉइंटमेंट कर दें और वैकेंसी फिल कर लें। मतलब अभी भी एक पार्टी कोई चाह रही है कि मामला यहीं तक रहे, कोर्ट के पास ना जाए, खुद से ही अपॉइंट कर लेते हैं। उसने नोटिस कर दिया है दूसरी पार्टीज़ को या आर्बिट्रेटर को कि जो है अगर दूसरी पार्टी को वो तब नोटिस करेगी कि आप जो है वो अपॉइंटमेंट कर लें। ठीक है, और अगर आर्बिट्रेटर को उसने नोटिस किया है तो इसका मतलब है कि वो अंपायर के अपॉइंटमेंट के लिए उसे नोटिस कर रहा है। ठीक है, कि वैकेंसी फिल कर दें, जो खाली जगह है उसको फिल किया जाए। लेकिन अगर उसके बावजूद नोटिस भेजने के बावजूद जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर पार्टीज़ या आर्बिट्रेटर, बाकी पार्टीज़ जो हैं या आर्बिट्रेटर है वो अपॉइंटमेंट नहीं करते, तो फिर प्रोसीजर क्या है, फिर अल्टीमेटली जो है पार्टीज़ को कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, जिस पार्टी ने पहले नोटिस किया था वही पार्टी दोबारा कोर्ट में जो है ना इस चीज़ को लेकर जाएगी, इस मैटर को जो है वो कोर्ट में अराइज़ करेगी, और 15 दिन के अंदर अगर वो नहीं करते अपॉइंटमेंट तो फिर कोर्ट के पास जाएगी। कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगी अपनी तौर पर, जो है आर्बिट्रेटर या एम्पायर को अपॉइंट करेगी, लेकिन अपॉइंट करने से पहले वो दूसरी साइड को भी सुनेगी, दूसरी पार्टीज़ को भी सुनेगी। ये था हमारे पास सेक्शन 8, जिसके अंडर कौन सी ऐसी सिचुएशन पैदा होती हैं, सर्कमस्टांसेस कौन से होते हैं जिसमें कोर्ट के पास ये पावर चली जाती है कि वो खुद से अपॉइंट करे आर्बिट्रेटर को और एम्पायर को। तो जनरली हमने ये पढ़ा है कि पार्टीज़ के पास खुद के पास इख्तियार होता है कि वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करे, और आर्बिट्रेटर जो है उसके पास इख्तियार होता है कि वो एम्पायर को जो है वो अपॉइंट करे। तो क्योंकि अब जहाँ पर भी आर्बिट्रेटर एम्पायर की बात है, मीन्स ये दोनों सेपरेट पर्सन हैं, आर्बिट्रेटर और एम्पायर एक पर्सन नहीं है। आर्बिट्रेटर को हमेशा पार्टीज़ अपॉइंट करती हैं, अंपायर को हमेशा आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं।
ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेटर जो है वो पहला बंदा होता है जो थर्ड पार्टी जिसको ऐड अप करके तो पार्टीज़ अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाते हैं। अगर आर्बिट्रेटर्स 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं और फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स में है विच इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है, मतलब 2 आर्बिट्रेटर्स हैं, एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ गया है और वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पा रहे, तो फिर आर्बिट्रेटर जो है वो एक और पर्सन को ऐड अप करेंगे जिसको अंपायर का नाम दिया जाता है कि वो उन दोनों के फैसले में से किसी एक का साथ देगा, तो वही फाइनल डिसीजन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अपॉइंटमेंट जो है इन दोनों की पढ़ी है अंडर सेक्शन 8। अब हम अंडर सेक्शन 12 पढ़ेंगे कि सेक्शन 12 में ऐसी कौन कौन से सर्कमस्टांसेस पैदा होंगे या कौन कौन सी सिचुएशंस है जिसमें कोर्ट के पास ये पावर चली जाती है कि वो आर्बिट्रेटर को या अंपायर को अपॉइंट करे। अब आ जाता है अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 में जो है वो कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो कैसे जो है वो अपॉइंटमेंट कर सकती है किसी आर्बिट्रेटर की या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स की या अंपायर की, ठीक है। पावर ऑफ कोर्ट व्हेन आर्बिट्रेटर या अंपायर रिमूव्ड और हिज अथॉरिटी रिवोक्ड। अगर तो अब यहाँ पे जो है हमने उसके रिमूवल और उसकी अथॉरिटी की या उसकी अथॉरिटी की रेवोकेशन के बाद जो नई अपॉइंटमेंट करनी है हम उसकी बात कर रहे हैं। पिछले जो था सेक्शन 8 उसमें हमने पढ़ा था कि वो अपॉइंट पार्टीज़ खुद से नहीं कर पा रही, ठीक है, या आर्बिट्रेटर जो है वो अंपायर को नहीं अपॉइंट कर पा रहा तो कोर्ट के पास चली जाती है पावर। अब सेक्शन 12 में जो है अपॉइंटेड थे पहले से या तो उनको रिमूव किया गया है या उनकी अथॉरिटी को रिवोक किया गया है, तो फिर उनकी जगह पर जो नए अपॉइंटमेंट होनी है वो कैसे होनी है, तो कोर्ट के पास इसकी क्या पावर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात आ जाती है रिमूवल की। रिमूवल मैंने आपको पहले भी बताया था, रिमूवल और रेवोकेशन का फ़र्क कि रिमूव होता है टोटली उसे रिमूव कर देना, उसको पास ये होता ही नहीं रहा कि वो नेक्स्ट भी किसी केस में आर्बिट्रेटर के तौर पे काम कर सके या अंपायर के तौर पे काम कर सके। रेवोकेशन जो है वो सिर्फ उसकी उस केस की हद तक उसकी अथॉरिटी को रिवोक करने को कहते हैं, ठीक है, मतलब इन केस फ्यूचर में अगर उसको आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया जाए तो वो काम कर सकता है क्योंकि उसी केस में सिर्फ उसकी अथॉरिटी को रिवोक किया गया था। अब अगर जो आर्बिट्रेटर है या एम्पायर है, मतलब वो मोर देन 1 आर्बिट्रेटर्स नॉट बीइंग ऑल आर्बिट्रेटर्स, ये वर्ड यूज़ हुआ है, ये लाइन यूज़ हुई है बेयर एक्ट में कि आर्बिट्रेटर्स एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो अगर उनको रिमूव किया गया है, सारे आर्बिट्रेटर्स को नहीं किया, ठीक है, या फिर अंपायर को रिमूव किया गया था जो कि अभी रेफरेंस में एंटर ही नहीं हुआ था, मतलब अभी उस प्रोसीडिंग्स उसने स्टार्ट ही नहीं की थी अभी, लेकिन उसको अंपायर मुकर्रर कर दिया गया था, लेकिन उसको किसी भी वजह से जो है वो रिमूव किया गया है बाय द कोर्ट। कोर्ट ने उसको अगर रिमूव कर दिया है या आर्बिट्रेटर को, आर्बिट्रेटर्स को या अंपायर को, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो वैकेंसीज को फिल करने के लिए दोबारा से अपॉइंटमेंट कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं रेवोकेशन का कि अगर तो आर्बिट्रेटर की या आर्बिट्रेटर जो है वो एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर जो है वो आर्बिट्रेटर की या आर्बिट्रेटर्स की जो अथॉरिटी है उसको रिवोक किया है विद बाय द लीव ऑफ कोर्ट, ठीक है। बाय द लीव ऑफ कोर्ट मींस कि जो रेवोकेशन है हमेशा जो है वो कोर्ट की इजाज़त के साथ होती है, ठीक है। अगर बाय द लीव ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स की अथॉरिटी को रिवोक किया गया है या अंपायर की अथॉरिटी को रिवोक किया गया है तो कोर्ट के पास ये इख्तियार चला जाता है कि वो जो बंदा डिस्प्लेस किया है उसकी जगह कोई सोल आर्बिट्रेटर, ठीक है, किसी एक बंदे को आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर सकती है कि वो अकेला आर्बिट्रेटर के तौर पे काम करे, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा भी अपॉइंट किए जाएं, ठीक है, या फिर वो ऑर्डर कर सकती है कोर्ट कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा था वो अब सीज टू एग्जिस्ट होगा, उसके इफेक्ट कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, अब नए सिरे से जो कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगी उसके जो है वो पुराना एग्रीमेंट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये था रेवोकेशन की हद तक। या फिर अगर इसमें एक और बात भी है कि अगर एम्पायर जो है वो रेफरेंस में एंटर हो गया उसके बाद उसको रिमूव कर दिया है कोर्ट ने, तो फिर उसकी जगह जो नई वैकेंसी फिल होगी वो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगी। ये हमने जो सेक्शन 12 पढ़ा है ये रिमूवल और रेवोकेशन के बाद की जो अपॉइंटमेंट है ये उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। आगे इसमें जो है वो लास्ट बात ये है कि जो पर्सन जो है फिर कोर्ट इसमें अपॉइंट करेगी, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गई है, कोर्ट ने नई अपॉइंटमेंट कर दी है, तो वो पर्सन जो है उसके पास सेम वही पावर्स होंगी जैसे
आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में पहले वाले आर्बिट्रेटर की एम्पायर की लिखी हुई है, या आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट के अंदर जो एम्पायर की या आर्बिट्रेटर की पावर्स बताई गई होंगी वही पावर्स इसके ऊपर भी अप्लाई होंगी कि वो उसी तरह प्रोसीडिंग्स में एक्ट करेगा और उसी तरीके से अवार्ड बना के देगा। अवार्ड मीन्स फाइनल डिसीजन जो है वो बना कर देगा। अब लास्ट जो है हमारे पास आ जाता है सेक्शन 20 का सबसेक्शन 4, वो भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं कि उस सेक्शन 20 सबसेक्शन 4 में क्या है, जिसमें कोर्ट के पास जो है वो पावर आ जाती है कि वो आर्बिट्रेटर और अंपायर को अपॉइंट करें। अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 4। अब सबसे पहले तो सेक्शन 20 जो है वो है क्या, इसका हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सबसेक्शन 4 जो है वो कोट करना है। सेक्शन 20 जो है वो क्या है, एप्लीकेशन टू फाइल इन कोर्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब ये जो सेक्शन है ना, ये आ जाता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होगी, बहुत सारी जगह में आर्बिट्रेशन में भी कोर्ट की इंटरवेंशन होती है। तो यहाँ पर जो है अगर जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही आर्बिट्रेटर की या अंपायर की, तो फिर कोर्ट के पास कैसे पावर है कि वो अपॉइंटमेंट करेगी। यहाँ पर अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान में, मैं पहले आपको इसका एक खुलासा बता देती हूँ, गिस्ट बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी सबसेक्शन 4 क्या होता है। यहाँ पे सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज़ अगर उनके दरमियान एग्रीमेंट जो है वो आर्बिट्रेशन का एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक पार्टी जो है वो इससे इनकारी है, या तो वो इस बात से इनकारी है कि एग्रीमेंट जो है हमारे दरमियान हुआ ही नहीं था, उसने एग्रीमेंट कहीं छुपा लिए, डॉक्यूमेंट्स भी सारे उसके पास हैं, ठीक है, वो इस चीज़ से इनकार कर रही है कि जो है ना अपॉइंटमेंट से भी इनकार कर रही है, और या तो वो ये कह रही है कि हमारे दरमियान तो कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, और दूसरी पार्टी जो है वो कह रही है हमारे दरमियान एग्रीमेंट भी हुआ है, अब हम अपने मामले को जो है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही रिजॉल्व करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो क्या जो है वो लेगी, स्टेप लेगी। यहाँ पर कोर्ट जो है, एक पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करेगी। सबसे पहले ये एप्लीकेशन जो है ये पार्टी की तरफ से होगी। जो पार्टी जो है वो अपने आप को एग्रीव्ड समझती है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करेगी कि वो कोर्ट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कोर्ट जो है वो हुक्म दे कि वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में। वो जब पार्टी एप्लीकेशन दे देगी तो फिर जो होगा दूसरी पार्टी को नोटिस देगी कोर्ट। नोटिस जब दूसरी पार्टी को चला जाएगा, ये एप्लीकेशन कोर्ट में ऐसे ही जो है प्रिवेल करेगी जैसे एक सिविल सूट प्रिवेल करता है, ठीक है, उसी तरीके से उसकी दायरगी होगी, उसी तरीके से सारा वो केस के तरह ही ये एप्लीकेशन चलेगी। जब जो है वो दूसरी पार्टी कोर्ट में आएगी, दो पार्टीज़ जो है, कोर्ट जो है वो पार्टी को कहेगी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है उसे कोर्ट में फ़ाइल किया जाए, मींस प्रोड्यूस किया जाए उसको कोर्ट में। अगर वो पार्टी जो है वो फेल हो जाती है, पार्टी के पास कोई सफिशेंट कॉज नहीं है, मतलब है कि हो सकता है कि वो पार्टी जो है वो कोर्ट को कहे कि मेरे से एग्रीमेंट गुम हो गया या एग्रीमेंट जल गया है, तो वो उसको उस चीज़ को वो साबित भी करेगी, ठीक है, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो साबित करेंगी इस चीज़ को। अगर कोर्ट को ये कोई सफिशेंट रीज़न नहीं मिलती उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ख़त्म करने की, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कोर्ट में लेकर आया जाए, कोर्ट में फ़ाइल किया जाए, ठीक है। जब वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोर्ट में आएगा, कोर्ट उसको देखेगी और उसके अकॉर्डिंग अगर कोर्ट को लगता है कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक बना है, ये वॉइड नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है, इसको आगे प्रिवेल करना चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर करेगी पार्टीज़ को कि आप अपने दरमियान, आप अपने माबैन आर्बिट्रेटर मुकर्रर करें एज़ पर द एग्रीमेंट, क्योंकि वो एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है, जिसको दूसरी पार्टी डिनाई कर रही थी कि ये एग्रीमेंट या तो वॉइड है या एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोर्ट को कोई सफिशेंट कॉज नहीं मिला, कोर्ट को पता चल गया कि इनके दरमियान एग्रीमेंट मौजूद है, कोर्ट ने एग्रीमेंट देखा है, ऑर्डर कर दिया पार्टीज़ को कि अपने दरमियान आर्बिट्रेटर को या जो है वो उसको मुकर्रर कर लें, ठीक है। अगर पार्टी फिर भी मुकर्रर नहीं करती, पार्टीज़ फेल हो जाती हैं किसी भी वजह से, तो कोर्ट जो है वो इटसेल्फ जो है वो उसको अपॉइंटमेंट कर सकती है। तो अब इस तरीके से भी हमें पता चल गया कि अंडर सेक्शन 20 सब सेक्शन 4 भी कोर्ट के पास पावर है कि वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सके, ठीक है। ये है जिसमें कोर्ट में एक पार्टी आती है और कहती है कि दूसरी पार्टी इसको मान ही नहीं रही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोर्ट के पास पावर है कि वो उसकी अपॉइंटमेंट कर सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।